In continuity with the last meeting we have in this lecture related to function topic, we further understood the function with a very simple diagram. इसको कहते हैं मशीन डायग्राम. यहाँ देखो आप इस फिगर को, अगर आप एक मशीन डायग्राम से फंक्शन को समझना चाहें तो फंक्शन क्या है, एक मशीन के जैसे काम करता है. यहाँ बीच में एक मशीन है, ठीक है, ये मशीन है हमारी और उसको हमने कहा है फंक्शन. ओके, यू कैन सी एफ इज रिटन हियर. इस मशीन के अंदर आपने इनपुट के तौर पे एक्स की वैल्यूज को डालना है जिसको हम डोमेन कहते हैं. और जैसे ही आप वो इनपुट डालोगे तो मशीन का काम क्या है, कुछ क्रिएट करना, कुछ बना देना. एज पर द प्रोग्रामिंग फिटेड इनसाइड द मशीन, जो चीज बनेगी, वो जो बन के जो प्रोडक्ट आएगा या आउटपुट आएगा वो आएगा fx, उसका नाम पड़ जाएगा. दैट शुड बी fx. यानी कि वो जो x आप डाल रहे हो उस x को आपको अंदर डाल के उसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द आउटपुट, और उसे ही क्या कहते हैं, रेंज. सो आई होप दिस मशीन डायग्राम हेल्प यू टू फर्दर अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज कॉल्ड एज फंक्शन. अब हम बात करेंगे टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बेटा, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, और साथ में बात करेंगे सिमेट्री की. ये सिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कॉल्ड एज सिमेट्री. क्या होती है सिमेट्री, उसकी बात होगी. सबसे पहले मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूं, फिर हम पढ़ेंगे तो हमें शायद जल्दी समझ में आ जाए. आई विल, अच्छा उससे भी पहले एक चीज और, अभी तक फंक्शन को हमने ये समझा है इस रूप में. अब आगे से कभी भी y इक्वल टू एफ एक्स लिखा आ जाए तो आप कहेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x. अगर लिखा है एफ पी, so very much clear, y is a function of p. या ऐसे ये भी लिख सकते हैं y is a function of x वेरिएबल और p वेरिएबल. बट रिमेंबर, इतनी इंफॉर्मेशन से सिर्फ हमें ये क्लियर हुआ है कि जो फंक्शन होगा उसके अंदर वेरिएबल क्या रहेगा, x. बट यहां से हमें ये क्लियर नहीं है कि वो फंक्शन कैसा होगा. y fx में दिस fx कैन बी algebraic, कैन बी trigonometric, can be logarithmic, can be exponential. आ रही बात समझ में, can be inverse फंक्शन. तो ये जो fx है, ये इतनी पॉसिबिलिटी है fx की. एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ इट हैज टू बी अलजेब्रिक, तो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक की एग्जाम्पल्स आपको पता है, y x स्क्वायर भी अलजेब्रिक में आएगा. यू नो अलजेब्रिक किसको कहते हैं, एनी पॉलिनोमियल फॉर्म, उसको आप अलजेब्रिक कह लोगे. यस और नो बेटा, ये बताओ. अलजेब्रिक के लिए एनी पॉलिनोमियल फॉर्म कैन बी सेड टू बी अलजेब्रिक फंक्शन. यस और नो? यस सर. यस. तो अगर इस फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में होना है तो वो कैसा दिखना चाहिए आपको, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x. आपने बात में ध्यान दिया,
क्या हर जगह वेरिएबल हमने एक्स रखा है? हाँ जी, ध्यान देते जाइए, हर जगह हमने इस x वेरिएबल के कारण सब जगह हमने x रखा है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कैसा भी हो सकता है, साइन हो सकता है, साइन स्क्वायर हो सकता है, कॉस हो सकता है, बट होना उसको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक है अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक की हेडिंग में जाना है। सो जस्ट मेकिंग फर्दर, लॉगरिथमिक होना है तो ln x हो सकता है, ln x स्क्वायर हो सकता है, रिमेंबर। एक्सपोनेंशियल होना है ex हो सकता है, e-2x हो सकता है। इनवर्स होना है तो इट कैन बी साइन माइनस एक्स हो सकता है। इस टाइप की चीज अगर आएगी ना, साइन की पावर -1, सो इट कैन बी इनवर्स फंक्शन, इसको कह सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। क्या बताना चाह रहा हूँ? रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस होल टॉपिक? अब बात करेंगे हम दो टाइप के फंक्शन की। एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन। सो मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब देखो, if you take x as positive, suppose +2, y will be a positive value। ये हो गया। when you take x as -2 but still y is a positive value, आ रही बात समझ में? but you see here, यहां जब आप x को लेते हैं +2, so y is coming as 8, positive positive, but when you take here x as -2, y is coming as -8। तो ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस एग्जांपल को देखना। इनको ज्यादा समझो कि यहाँ पे नेगेटिव डालने से ये पॉजिटिव आ गया और यहाँ नेगेटिव डालने से ये नेगेटिव ही रहा। तो ये एक स्पेशल क्वालिटी हुई ना, ठीक है बेटा। तो जिसमें नेगेटिव डालने से पॉजिटिव आ जाए उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं, और जिसमें नेगेटिव एक्स की वैल्यू डालने से वो नेगेटिव ही रहे उसको हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या हमने डिफाइन किया है। You see, even function or function and then symmetry, a function, mouse arrow पे ध्यान देना, a function is even if f minus x, यानी कि इस लोकेशन पे ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। अगर आप x को -x रखेंगे यानी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, बट फिर भी वो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, then such a function is said to be a even function। आई बात समझ में? यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर में अगर आप -x रखेंगे तो वही फंक्शन दोबारा लौट के आ गया। सो इट्स ए इवन फंक्शन। द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन, अब सिमेट्रिक की बात कर लें, द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। इंटरेस्टिंग।
क्या कहने का मीनिंग है, अगर आप इवन फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो वो सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के ऊपर। इसका मीनिंग क्या बना देखो, अभी हमने माना कि अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर को हम एग्जांपल ले लें तो माइनस एक्स रख के देखो तो वही फंक्शन ये दोबारा ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाएगा। देखो आप चेक करो, तो आप ऐसे फंक्शन को आप एक्स स्क्वेयर को क्या कहेंगे, कैसा कहना चाहिए आपको, इवन फंक्शन कहना चाहिए ना। और जब आप इवन फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो आप देखिए वो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये ग्राफ आता है बनाना आपको वाई एक्स स्क्वायर का। इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस? इसका मीनिंग ये है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, देखो y के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब है इसको आप एक मिरर मानो, जिस लाइन के अक्रॉस से सिमेट्री होती है उसको मिरर मानना है। और आप इसको ऑब्जेक्ट मान लो, एक हिस्से को किसी को भी ऑब्जेक्ट मान लो, तो ये इतने पोर्शन को मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया एंड यू चेक आउट कि इसकी इमेज आपको यहां दिखाई देगी। How many of you agree that this left hand side is the mirror image of this right hand side? How many of you agree? क्योंकि मिरर इमेज की क्या खासियत थी बेटा, अगर आप इसको मिरर मान लेते हैं, मैंने कहा किसी भी एक हिस्से को आप मिरर मान सकते हो चाहे लेफ्ट या राइट, तो अगर ये राइट हैंड साइड वाला हिस्सा पॉलिश्ड सरफेस है तो इमेज इसकी यहाँ अंदर दिखाई देगी। तो आपको पता है मिरर इमेज कैसे बनती थी, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, मिरर में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस रूल ऑफ द इमेजिंग? याद है सभी को ना मिरर इमेज? तो ये ऐसे ही, अब जैसे ये वाला पॉइंट थोड़ा सा दूर हो गया, मान लो उसको डी डैश लोकेशन पे मान लेता हूं, तो आप देखो इसकी जो मिरर इमेज भी दूर हो गई, बट वो सेम रहेगी। अगर यहाँ पे एक डॉट को मैं ऑब्जेक्ट मान लूं, इस लोकेशन को ऑब्जेक्ट मान लूं, तो यहाँ पे इसकी इमेज यहाँ बनेगी। सो आपने सिमेट्री को एज ए मिरर इमेज के मतलब सिमेट्री लाइन को एक मिरर मानना, यहाँ नोट लिख लीजिए, इजी रहेगा समझना। assume the symmetry line as mirror। ठीक हो गया? तो अब आप इवन फंक्शन को समझ गए। अब आइए ऑड फंक्शन के ऊपर। ऑड फंक्शन को यहां से समझना है, ए फंक्शन इज सेड टू बी ऑड इफ, अगर आप x की जगह माइनस एक्स डाल दें तो वो नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, सो एग्जांपल इज दिस, अगर आप एक्स क्यूब की एग्जांपल लेते हो, इसमें माइनस एक्स को डालिए तो ये नेगेटिव ऑफ द एक्स क्यूब आ गया। तो ऐसे फंक्शन की क्या खासियत रहेगी बच्चा, कि दे आर सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। देखो कितनी नई चीज आई है, ऑड फंक्शन किसके सिमेट्रिक रहते हैं, ओरिजिन के। तो आने वाले समय में इन बातों को याद रखना, इनसे रिलेटेड टेस्ट में क्वेश्चन बन सकता है। काहूट क्यूज अगर हम खेलते हैं उसके अंदर इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो आप देखो एक्स क्यूब का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए, ये ग्राफ दिखने में ऐसा होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव साइड ये इधर ऐसा बनेगा और नेगेटिव साइड ये, मैं यहाँ बना देता हूँ, जो ग्राफ है वो येलो शेडेड पोर्शन है। येलो शेडेड काफी बड़ा हो गया, so graph is yellow shaded and this side is this,
तो ये जो येलो शेडेड के ऊपर जो ये लाइन दिख रही है आपको, मैं ये रेड वाली बना देता हूँ। ये रेड है, ये वाई एक्स क्यूब का बेटा ग्राफ है। अब हमने कहा कि ये ऑड फंक्शन ग्राफ है, इसकी सिमेट्री है ओरिजिन। इस बार आपको क्या करना है, एक पॉइंट मिरर के तौर पर देखिए, इस ओरिजिन को एक पॉइंट मिरर मान लीजिए, पूरा लंबे वाला मिरर नहीं मान सकते हैं, पॉइंट मिरर। और पॉइंट मिरर का भी वही रूल रहेगा कि अगर आप सपोज इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो, तो आप देखिए, आप समझ पा रहे हो कि ये जो गैप रहेगा ये अभी भी बेटा वो इमेज रूल को फॉलो करेगा, जितना ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा। So how many of you understood this odd function graph and its symmetry? Raise your hand. Okay, very good. अब हम बढ़ते हैं फंक्शन में से एक लास्ट सेक्शन पे हम आ रहे हैं। फंक्शन के अंदर एक अनदर टाइप का फंक्शन है जिसको कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अब भाई ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की मैं दो एग्जांपल यहाँ दिखा रहा हूं, तो समझना। अबाउट पीस वाइज, हालांकि जैसा इसका नाम है, यानी हमने पीसेस की फॉर्म में देखना है फंक्शन को, अलग अलग डोमेन में देखना है फंक्शन को। सो समटाइम्स ए फंक्शन uses different formulas on different parts of its domain. Line is written very clearly. How many of you yourself have understood this line? एक बार वो बताओ मुझे, कितने लोगों को खुद से ये लाइन समझ में आ गई? है ना, लाइन कितनी क्लियर है कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही फंक्शन अलग अलग डोमेन में जाके डिफरेंट फॉर्मूलेस को वो यूज करता है। जैसे एक हमारे पास बहुत ही अच्छी एग्जांपल है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, फिर यहाँ उसकी एक एग्जांपल के तौर पे आ रही है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस में एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी आता है। तो देखो, मॉडुलस एक्स को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस एक्स इज इटसेल्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि मॉडुलस एक्स एक्स माना जाएगा, उसको आपने एक्स यूज करना है अगर उसका डोमेन क्या है। अब देखो, मैं डोमेन को यूज करूंगा अपनी एक्सप्लेनेशन में, इसलिए डोमेन आपको दिमाग में बैठा होना बहुत जरूरी है, डोमेन किसको कहते हैं। सो अगर डोमेन की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल हो तो आपने उसको x यूटिलाइज करना है, और अगर वो x के लेस देन हो, सॉरी 0 के लेस देन हो, तो आपने उसको -x यूज करना है। दैट्स इट। और अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल्स टू x के लिए वो ग्राफ इधर बन जाएगा, y माइनस x पे इधर बन जाएगा। आई होप पीस वाइज फंक्शन इज क्लियर। टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7, कि कोई फंक्शन f(x) पीसवाइज फंक्शन हो सकता है। अब देखो यहाँ उसकी रेंज आपको क्वेश्चन ने कैसे दे दी है कि बेटा इसको, इस पूरे फॉर्मेट को देखो, बच्चे क्या हैं, अगर पहले से उन्होंने इसको नहीं समझा है तो वो इसको देख के घबरा जाएंगे कि ये क्या आ गया, ये कैसी चीज आ गई। बट इससे घबराना नहीं है। बेटा अभी हम एब्सोल्यूट, अरशाद 0.2 के एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0.2 ही होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है जस्ट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वैल्यू। इवन पॉजिटिव भी ना कह के जस्ट डोंट गो फॉर द साइन, जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको एब्सोल्यूट कहते हैं।
तो 0.2 का एब्सोल्यूट पूछते हो तो 0.2 ही रहेगा, ठीक है। बट हम एब्सोल्यूट वैल्यू की नहीं, यहाँ फंक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, अब आइए, अब मैं क्या कह रहा था, ज्यादातर जो एडवांस की प्रॉब्लम बनती हैं, एडवांस की प्रॉब्लम में ना वो हमेशा इस तरीके की फॉर्म जरूर यूज करते हैं, यानी कि वो पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन जरूर यूज करेंगे। और जिन बच्चों को क्लियर ही नहीं है या किसी टीचर ने उनसे पहले कभी बात ही नहीं की इस चीज की कि भाई पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन होता क्या है, तो वो बच्चा तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा ना इस डाटा को। तो इस बॉक्स को समझना है तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको बात करनी है, सपोज आई हैव टू टॉक इन द डोमेन x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0 fx को मैं क्या मानूंगा, fx को मैं -x मानूंगा। अगर मुझे बात करनी है फॉर डोमेन 0 to 1, फॉर 0 to 1, तो मुझे अब fx को क्या लेना पड़ेगा, क्वेश्चन ने हमें कहा है कि आप उसको x² मानिए, यानी कि क्वेश्चन ने आपसे फंक्शन ऐसा दे दिया, उसने आपको पीसवाइज फंक्शन पीस करके दे दिया। उसने कहा कि भाई x लेस देन 0 में आपने जो मशीन है वो -x के रूल के हिसाब से चलेगी, और 0 से 1 के लिए आपकी मशीन x² के रूल से चलेगी, और 1 से ज्यादा जब वैल्यू हो गई तब आपकी मशीन कैसे चलनी चाहिए, फंक्शन को क्या लेना है, 1 लेना है। सो आई होप पीसवाइज फंक्शन इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब जब भी ये चीजें आएंगी आप घबराओगे नहीं और बड़े ही आसानी से आप समझ जाओगे इस इंफॉर्मेशन को। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, जस्ट रेज योर हैंड। So today is very very important session। ये सारी इस तरीके की चीजें बेटा बिल्कुल जो टॉप 10 रैंकर्स हैं वही पढ़ते हैं ये चीजें, बिकॉज आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स। आई हैव वर्कड विद द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, प्रोड्यूस्ड top 10 ranks in IIT, so I know what are the steps required for getting such a huge and high rank in exam like IIT। इसके बिना तो आपका लेवल ही नहीं अचीव होगा, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पाएगी, और ये सिर्फ टीचर के पढ़ाने से नहीं होगी। हाई रैंक्स अचीव करने के लिए आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी जरूरी है। जब आप एससी वर्मा पढ़ो, ए बुक लाइक एससी वर्मा पढ़ो, आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। और वो समझ कब आएगी, जब आपका कुछ बेस बन रखा होगा। और बेस कैसे बनेगा, जब आपको टर्म्स क्लियर होंगे। ओके, बात मेरी समझ में आई है। जिस दिन आप लोगों का यस सर। जिस दिन आप लोगों का स्टैंडर्ड बुक समझने का लेवल बन गया, समझो आप आधे IITian उसी दिन बन गए, इफ यू आर टारगेटिंग IIT। क्योंकि बहुत सारा काम आप खुद से करने लग जाओगे। और कंपटीशन इतना हाई है कि सिर्फ मात्र टीचर के पढ़ा देने से बेटा कुछ नहीं होने वाला। टीचर ने तो एक आपको रास्ता दिखाना है, जब तक उस रास्ते पे आप नहीं चलोगे, आप चलने लायक नहीं बनोगे, you can never get success। How many of you agree? Give the agreement। तो सबसे अहम रोल है आप लोगों को खुद से चलना सिखाना। समझ गए, खुद से आपको भागना सिखाना, ये अहम रोल है फिजिक्स के अंदर। और ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स करते क्या है, वो हाथ पकड़ के चलाते रहते हैं बच्चे को, हाथ पकड़ के सब कुछ खुद ही।
अच्छा, एक सिंपल सी एग्जांपल बताओ, रेस में कौन कौन रेस जीतेगा? आपको पता है रेस में एक टेम्परामेंट चाहिए होता है। उसैन बोल्ट का नाम सुना है आपने? किसने सुना है? हाँ भी अनमोल, कौन था उसैन बोल्ट? अनमोल, समीक्षा, एनीवन कैन आंसर? हु इज उसैन बोल्ट? World's fastest runner. वर्ल्ड फास्टेस्ट रनर है ना? 100 मीटर की रेस का वो फास्टेस्ट है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड। Yes. आई थिंक कितने सेकंड है? एनीवन हैव? 9 पॉइंट समथिंग है कुछ, 9.58। वेरी गुड है भाई। याद था या गूगल किया भाई वागेश? ये 9.58 वागेश को याद था या गूगल किया? ये तो बता दो, सोर्स तो बता दो। चलो एनी हाउ, जैसे भी किया हो, बट यू हैव इंफॉर्मेशन। याद था, दैट्स ग्रेट। याद था तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता कि कभी आपने देखी हो वो वाली 9.58 सेकंड वाली रेस, तो आपको लगता है वो स्टार्टिंग वाला फेज बहुत इंपॉर्टेंट है रेस के अंदर? जब वो कहते हैं गेट रेडी स्टेडी गो में, जब वो बंदूक को चलाते हैं, जो आदमी उस समय घबरा गया, आपको लगता है वो रेस जीत जाएगा? घबरा गया, या इवन जिसने उस स्टेमिना को या उस डर को काबू नहीं किया, उसने इतनी भीड़ में, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया जान रही है कि भाई आई एम द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, और अगर वो थोड़ा सा भी उस समय अगर घबरा गया, या थोड़ी सी उसको ये चिंता होगी कि अगर मैं नहीं जीता तो क्या होगा, आपको पता है वो बेटा सेकंड्स में वो रेस हार सकता है। अगर उसने स्टार्टिंग बढ़िया नहीं लिया, वो रेस हार सकता है, क्योंकि वक्त नहीं है। बाकी 10 सेकंड में तो रेस जीत लेंगे। आधा सेकंड क्या होता है? यू अंडरस्टैंड? आधा सेकंड का फर्क समझ सकते हो? हेलो एवरीवन, मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझ रहे हो? यस सर। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो ये जब तक आप अपने लेवल पे वो हार्ड प्रैक्टिस नहीं करेंगी, कोई नहीं करेगा आपके लिए। आपको अपने लेवल पे बहुत हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उससे भी ज्यादा मेरी एक बात याद रखना, सिर्फ कंपटीशन को माइंड में नहीं रखना। कंपटीशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर ओवरऑल aim in your life. It is one of the part, but not the only part in your life. Your main part in your life is to get the knowledge of physics, so that you should have a freedom to do anything you want. इतना फिजिक्स को सीख जाओ कि अपने मन से आप कुछ भी करना चाहो तो वो आपको रुकावट ना आए कि अरे भाई मुझे ये चीज नहीं आती, वो चीज नहीं आती। गेटिंग? आपको मैं एक बात बताता हूँ। अब हमें तो इतना इतना गाइडेंस क्या, इसका हमें 40% भी अगर मिला होता तो हम और अच्छा कर लेते। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लड़के की। इन द 2002 आई वाज इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ गया था, and I like that university very much, the culture and the environment of that university. बड़ा स्टूडियस एनवायरनमेंट रहता है वहाँ का। बच्चे काफी एकेडमिक वहाँ इन्वॉल्व रहते हैं पढ़ाई में। सो आई हैव सीन वन बॉय इन दोज डेज एंड ही वाज यूजिंग ए बुक। उस समय बेटा आईआईटी के लिए टीएमएच की बुक काफी चलती थी, टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन। अब नहीं चलती टीएमएच की, अब और बहुत सारे ऑथर आ गए हैं। So that TMH was the practice book at that time, and I still remember that boy was holding that book
एंड ही यूज्ड टू जस्ट कहता कि मैं बस तैयारी के लिए जा रहा हूँ। तो हमारी छोटी सी इंटरेक्शन हुई, हमने देखा कि वो एक मोटी सी बुक लेके उसको पढ़ रहा है, एंड आई एम श्योर कि ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि वो उस बुक से पढ़ पा रहा है, खुद से पढ़ पा रहा है विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनीवन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि Yes, sir. वो बच्चा इतना कॉन्फिडेंट था कि उसको बुक पूरी समझ में आ रही है। दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। आप कितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डेवलप कर लिया भाई तो बस फिर तो आधी जंग तो आपने जीत ली। फिर गेटिंग माय पॉइंट? तो उस आधी जंग को जितवाने में ये आपका जो ये ओवरऑल जो कोर्स है, दिस एडवांस मैथमेटिक्स, दिस हैज ए मेजर रोल। Even after doing this course, I am taking much time than any institute. जो काफी लोग इसको मे बी कोई 1 महीने में करवा दे, वो भी बहुत बड़ी बात है अगर वो 1 महीना करवा दे इसको, बट वी आर टेकिंग मच टाइम की ये अगर आपने स्ट्रांगली कर लिया तो आपका लेवल ना, जिसे कहते हैं फिजिक्स के लेवल जितना रिक्वायर्ड है उससे कई गुना डबल और ट्रिपल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इस बात को कौन सुन पाया भाई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर क्लास को, हर पॉइंट को यदि आपने पूरा समझ लिया, जितना फिजिक्स में हमें लेवल चाहिए आपका लेवल उससे डबल और ट्रिपल हो जाएगा। और जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिर आप देखना फिजिक्स आपको कितनी आसान लगेगी। और फिर जब आप एससी वर्मा पढ़ोगे आपको मोस्टली उसकी हर टर्म समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी आपको। you able to learn understand topics, ठीक है। हाँ, फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो पर उतनी दिक्कत तो नहीं आएगी भाई। कितने लोग तो पढ़ना उसको शुरू करेंगे एससी वर्मा को, कहेंगे नहीं हमारे बस की नहीं है। 90% के तो बस की नहीं है एससी वर्मा हमारी कंट्री में, ठीक है। द पॉइंट इज क्लियर? तो अगर ये बुक आपके बस में हो जाए, अगर आपको ये 80% भी समझ में आने लग जाए तो 20% तो आप हेल्प लेके इसको समझ ही लोगे। 20% तो डाउट आपके क्लियर भी हो जाएंगे कि नहीं? यस और नो? बोलिए बोलिए बोलिए। अगर आप 70-80% भी Yes, कामयाब sir. हो गए एससी वर्मा जैसी बुक्स को समझने में तो 80-30% डाउट सॉल्व हो जाते हैं। पर अगर आपको पूरी पूरी बुक ही नहीं समझ में आती तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। चलिए भाई, आज की क्लास भी जस्ट एंड होने जा रही है। एंड नाउ व्हाट इज लेफ्ट टू डू? काफी मेजर सेक्शन हमने कवर किया। अब ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ वाला जो टॉपिक है ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। आपसे मैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ की बात करता हूं। 2 तरीके के बेटा शिफ्ट होते हैं, वर्टिकल शिफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसको आप पढ़ लेना। ये पूरा इतना अच्छा लिखा हुआ है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय बचा है कम। सो आई जस्ट गिव यू इन ए क्विक टाइम कि आपको ये पढ़ने लायक कुछ समझ में आ जाए। अगर आपको वर्टिकल शिफ्ट करना है, वर्टिकल शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है? सी हियर, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में वाई एक्स स्क्वायर तो आपको आता ही है बनाना सबको। वेयर इज वाई एक्स स्क्वायर? दिस वन इज वाई एक्स स्क्वायर ना। अगर आपको इस ग्राफ को ऊपर भेजना है 1, विल यू एग्री दैट कि इस इक्वेशन में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? अगर एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दें तो ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? गिव मी क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है। अगर इसको बेटा थोड़ा और ऊपर 2 पे शिफ्ट करना है तो यहाँ 1 की जगह कितना ऐड करना होगा? 2 ऐड करना होगा। तो बहुत अच्छे आप समझ गए।
और अगर इसको नीचे शिफ्ट करना है, मुझे वर्टिकली नीचे शिफ्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि आप समझ गए कि अब एक बात समझना, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, अच्छा अगर मुझे इसको थोड़ा सा राइट साइड पे अगर मुझे शिफ्ट करना हो, एक्स की तरफ शिफ्ट करना है बाय 1 यूनिट, तो क्या करना होगा? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में मैं क्या चेंज लेके आऊं ताकि ये ग्राफ जो अभी इसका वर्टेक्स 0 पे है, ये इसका वर्टेक्स 1 पे शिफ्ट हो जाए? कैन एनीवन y गेट? प्लस 1 नहीं, अब याद रखना मेरी बात को, एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, अगर आपको y पे शिफ्ट करना है तो आपको इस पूरे y फंक्शन, -1 आपको पूरे में एडिशन करना होगा। अब पूरे में एडिशन करने का मतलब है आपको y में ये एडिशन करना है, या एडिशन सब्ट्रैक्ट y में करना है। बट अगर आपको x में शिफ्ट करना, x एक्सिस पे शिफ्ट करना है, तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कहाँ होगा? x के अंदर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इस x के अंदर बेटा अगर मैं करता हूं -1, अगर मैं करता हूं -1, तो ये ग्राफ राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, ये +1 पे शिफ्ट हो जाएगा इसका वर्टेक्स। आई बात समझ में? आप करके देख लेना। और अगर इसकी जगह अगर मैं +1 लिखता हूं, तो ये लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, बाकी ये इसमें ये लिखा हुआ है नोट्स, इसको आप पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसको ये क्लास रिवाइज करनी है, यूट्यूब पे रिवाइज भी कर लेना, क्योंकि काफी नई